ई कॉमर्स में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल पेमेंट मेथड्स थे वो क्या थे और उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, एंड देन वी विल आल्सो सी द डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स। क्योंकि सिक्योरिटी जो होती है वो पेमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट होती है। अगर आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर सिक्योर ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं तो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट से या ऐप से कुछ गुड्स या सर्विसेज को परचेज नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स को समझने से पहले हमें देखना होगा कि कन्वेंशनल पेमेंट मेथड्स क्या थे और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली दो कन्वेंशनल पेमेंट मेथड्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। मैं डायरेक्टली आपको इनके फ्लो ऑफ वर्क को समझाता हूँ और थ्योरी आप इसको समझ के अपने आप लिख सकते हैं। देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक तो होता है मर्चेंट वो है जो सामान को बेच रहा है, और एक होता है हमारे पास बायर या फिर कंज्यूमर जो सामान को परचेज कर रहा है। अब जनरली होता है क्या है कि जो बायर होता है वो अपने बैंक से, जिसको हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ इशूअर, वो अपने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ करता है। विड्रॉ द मनी, कुछ सामान को खरीदने के लिए वो पैसे को विड्रॉ करता है, ठीक है। देन उसके बाद वो सामान जिसको खरीदना है तो वो उस सामान के बदले में कैश मर्चेंट को देता है, और मर्चेंट इन रिटर्न आपको वो प्रोडक्ट या गुड डिलीवर कर देता है। देन इसके बाद जो मर्चेंट है उसको जो कैश मिला वो अपने बैंक के अंदर उसको डिपॉजिट कर देता है। इट इज़ द बैंक और द एक्वायरर, मतलब जिसमें मर्चेंट का बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मर्चेंट अपना पैसा डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ परचेजिंग जो हम अब भी यूज करते हैं। अगर हम एक दुकान पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम उस दुकान वाले को, उस शॉप ओनर को कुछ कैश देते हैं और वो उसके बदले में हमें जो भी प्रोडक्ट हमें खरीदना है वो रिटर्न कर देता है। दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। अब अगर इसी में हम देखते हैं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैसे होती है। होता क्या है कि बायर है, अगेन हमारे पास यहाँ पे मर्चेंट है। अब बायर ने क्या किया, बायर ने पेमेंट की इंफॉर्मेशन मर्चेंट को दी है। उसने कैश नहीं दिया, कोई पेमेंट की इन्फो दी। फॉर एग्जाम्पल बायर ने अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ऑफर किया। क्रेडिट कार्ड का नंबर मर्चेंट की जो मशीन है उसके पास गया। देन मर्चेंट विल ट्राई टू क्लियर द पेमेंट इन्फो। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पीसीएस। पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम या फिर पीसीएस। अगर इसका क्रेडिट कार्ड वैलिड है, उसमें सफिशिएंट फंड्स हैं, तो क्या होता है, ये चेक करता है पहले किससे, जिस अकाउंट का या जिस बैंक का कार्ड है हमारे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं बायर्स बैंक। तो बायर के बैंक से चेक करता है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, अगर ठीक है तो पैसा किसके पास डिपॉजिट कर देता है, मर्चेंट के बैंक में, ठीक है। वंस द मनी इज डिपॉजिटेड, मर्चेंट विल गेट नोटिफिकेशन, ठीक है कि ट्रांजेक्शन हो गई है, और वो गुड्स या सर्विसेज बायर को दे देता है। तो ये होता है हमारा बेसिकली नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। In this you can see that there is a association here also, because buyer will also get notification from this bank कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हुआ है, एंड सेम काइंड ऑफ एसोसिएशन हेयर ऑल्सो, कि मर्चेंट को पता लग जाएगा कि हमारे बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो ये नॉन कैश हो गई और ये कैश ट्रांजेक्शन हो गई। बट दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में हम शॉप पे जाके कुछ परचेजिंग कर रहे हैं। कन्वेंशनल पेमेंट मेथड्स आते हैं ये। अब इसमें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है कन्वेंशनल पेमेंट मेथड्स में। एक तो होता है लैक ऑफ कन्वीनियंस। अगर हम कहें कि हमें कुछ भी शॉप पे जाने से पहले अपने बैंक जाके पैसा निकालना है और उसके बाद जाके
कुछ चीज़ खरीदनी है तो थोड़ा सा इसमें कन्वीनियंस नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर को जाना पड़ता है बैंक, पैसा विड्रॉ करना होता है, उसके बाद वो शॉपिंग के लिए जा पाता है. देन देर इज लैक ऑफ सिक्योरिटी. कैरिंग अ कैश इज डेंजरस, and even carrying a credit card, debit card is also sort of dangerous. Then lack of coverage. जरूरी नहीं है कि अगर आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो कन्वेंशनल पेमेंट मेथड से तो हर जगह आपको वो मशीन मिले जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हो. देन लैक ऑफ एलिजिबिलिटी. नाउ कैरिंग ए क्रेडिट कार्ड डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर. अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो आपको कार्ड इशू ही नहीं होता. तो बहुत सारे यूजर्स हैं जो एलिजिबल ही नहीं होते हैं इस टाइप की पेमेंट के लिए. देन लैक ऑफ सपोर्ट फॉर माइक्रो ट्रांजेक्शन. माइक्रो ट्रांजेक्शन होता है कि सपोज आपको एक फ़ोन कॉल करनी है कहीं जाके, तो अगर आपको कोई कहता है कि 1 रुपये की फ़ोन कॉल करो, तो 1 रुपये के लिए कोई भी आपसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स नहीं कहेगा कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर दो, तो वो आपसे कहेगा कैश ट्रांजेक्शन. So that is some sort of problems. So lack of support for micro transactions. ठीक है. So these are some of the problems of conventional payment methods. और ये 2 conventional payment method हमने स्टडी किए. Now the e-commerce security issues. So basically हम security issues को 3 different types में divide कर सकते हैं. एक होता है database vulnerabilities, shopping cart की क्या क्या vulnerabilities हैं, and customer का password. सबसे पहले ध्यान देते हैं कस्टमर के पासवर्ड्स के ऊपर. अगर आपने कोई भी ई कॉमर्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए. तो सिक्योरिटी इशू क्या है? एक तो होता है कि पीपल अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं. सो फॉरगेट देयर पासवर्ड्स. तो अगर आप अपना पासवर्ड ही भूल जाओगे तो आप अपना अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे. देन यू हैव टू रीसेट योर पासवर्ड एंड देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉर दैट. द सेकेंड इशू जो कि ज़्यादा डेंजरस इशू है, दैट इज स्टीलिंग ऑफ पासवर्ड. अगर आपका पासवर्ड किसी और ने हैक कर लिया, स्टील कर लिया, तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और आपके बिहाफ पे चीज़ें ऑर्डर या परचेज कर सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द कस्टमर पासवर्ड्स इशू. देन वी कम टू द डाटाबेस वल्नरेबिलिटीज. अब जनरली देखो होता है क्या है, जब भी आप एक ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हो तो ई कॉमर्स की एक वेबसाइट होती है, यूज़र उसको एक्सेस करता है. ठीक है. अब ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो अपने डेटा को स्टोर करती है कहीं किसी डेटाबेस के अंदर. सो यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है. कैसे डेटा को स्टोर करता है? जैसे कि आपके कस्टमर के पासवर्ड्स हो गए, इन सब डेटा को स्टोर करता है. तो अगर कोई हैकर है या अटैकर है एंड दैट अटैकर गेट्स इनटू द डेटाबेस बाय रनिंग सर्टेन अटैक्स, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, अगर ऐसे कुछ अटैक करके वो डाटाबेस को एक्सेस कर लेता है, डेटाबेस की ऐसे मॉडिफिकेशन कर देता है कि आपके सारे प्रोडक्ट, सारी प्राइसिंग या फिर आपके कस्टमर्स के सारे पासवर्ड्स को वो स्टील कर लेता है, चेंज कर देता है, तो आपका जो वेबसाइट है या जो आपका बिजनेस है दैट विल गो डाउन. सो दैट इज डाटाबेस वल्नरेबिलिटीज. सो इसमें आप बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो दैट फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक can lead to database leak. कि आपका पूरा डाटाबेस लीक हो सकता है. इसके बाद आते हैं शॉपिंग कार्ट के वल्नरेबिलिटीज के ऊपर. अब शॉपिंग कार्ट के ऊपर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो. किसी प्रोडक्ट के प्राइस को आप चेंज कर सकते हो. कोई भी, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, कोई अटैकर अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है तो क्या करेगा? प्राइस मॉडिफाई कर सकता है. वो ऐसा कर सकता है कि जो 1,000 रुपये की चीज़ थी वो उसका प्राइस कर दे 10 रुपये. तो अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है. सो दैट इज द वन वे. इसके बाद वो क्या कर सकता है? जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसको मॉडिफाई कर सकता है. सो ट्रांजैक्शन मॉडिफिकेशन. सपोज एक यूज़र ने कुछ परचेज किया, ट्रांजैक्शन हुई, बट अगर उसका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ
तो वो ट्रांजेक्शन से ट्रैक करता है। अगर किसी अटैकर ने उस ट्रांजेक्शन को ही हटा दिया तो कैसे ट्रैक करेगा? सो दैट इज अ एरर। देन मर्चेंट का आईडी या मर्चेंट की इंफॉर्मेशन को लीक करना। सो मर्चेंट्स आईडी और इंफॉर्मेशन लीक। देन इज destroying the reputation of website और e-commerce। अगर आपके e-commerce की वेबसाइट के ऊपर कोई खराब चीज़ें लिखी हुई आ जाए तो आप कभी भी उस वेबसाइट पे नहीं जाओगे, तो एक हैकर ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ई-कॉमर्स के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योर पेमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योर पेमेंट भी देखेंगे आगे के वीडियोस में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर।